Hello, this is Sakshi from Technobrilliant Learning Solutions. This is a demo video for the course of Full Stack Java Development. In this demo video, we'll let you know about introduction of Java, pillars of Java, and deep dive into how Java works. So, let me tell you first of all how Java works or what is Java. Java is also known as object-oriented language, high-level language, class-based language, or platform-independent language. First of all, the question comes into mind is who developed Java? Java किसने बनाई और क्यों बनाई? जावा किसने बनाई इसका आंसर है कि जावा इज डेवलप्ड बाय सर जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम इन 1995। उसको बनाया था सन माइक्रोसिस्टम ने, डेवलप किया था सन माइक्रोसिस्टम के अंडर। और अब उसको किसने खरीदा है, किसने लिया है? ओरेकल ने लिया है। ओके, सो जावा क्यों यूज की जाती है? Why Java is preferably used? Why developers use Java? Why they develop systems in Java? Or why they develop applications in Java? So the main reason behind this is Java is platform independent language. Java is platform independent language means what? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या कि जावा का कोड अगर तुम एक सिस्टम में लिख रहे हो तो वो मल्टीपल सिस्टम्स में रन होगा। इसी को बोला जाता है वोरा। इसी को क्या बोला जाता है? वोरा। वोरा मीन्स व्हाट? राइट वंस रन एनीवेयर। means you can write it into a single system and same code you can run into multiple systems, and this is done using Java virtual machine. सो जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है? अब वो एक मशीन होती है जिसमें हम कोड कंपाइल करते हैं। ये हम लोग आगे देखते हैं। सो फीचर्स क्या है जावा के, क्यों वो इतना यूज की जाती है? जैसा मैंने अभी आपको बताई कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है वो। हमने एक बार लिख दिया उसको तो हम उसको मल्टीपल सिस्टम्स पे रन कर पाएंगे। इसका एग्जांपल देने का रहा तो अगर हमने कोड लिखा विंडोज में, राइट, तो हम उसको लिनक्स में भी रन कर पाएंगे, हम उसको मैक में भी रन कर पाएंगे। सो इसी को बोला जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इस सेम हम अगर सी का कोड लिख रहे हैं विंडोज में और उसको रन कर रहे हैं लिनक्स में तो ये पॉसिबल नहीं है। सेम सीपीपी का कोड लिख रहे हैं विंडोज में, उसको रन कर रहे हैं लिनक्स में या मैक में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो जावा हमको प्रोवाइड करता है। सेकंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या? यहाँ कोई भी चीज जो हम बनाते हैं उसको ट्रीट की जाती है एज एन ऑब्जेक्ट। जब हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट देखेंगे तब हम लोग को समझ ही आएगा कि ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या। कोई भी चीज हम लोग जो लिखते हैं वो एक रैप करके लिखते हैं, मतलब उसको हम एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फीचर है जावा का, वो है सिक्योर। जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है। क्यों सिक्योर है? क्योंकि वो हमको सिक्योरिटी रन टाइम एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होती है, सब चीजें डायनामिकली इवॉल्व होती है जावा में। ओके। मल्टी थ्रेडेड ये एक फीचर है जावा का जो हमको मल्टी थ्रेडिंग प्रोवाइड करता है, मतलब हम लोग एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। रोबस्टनेस ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का जिसमें हमको रोबस्टनेस प्रोवाइड करता है जावा। रोबस्ट मीन्स व्हाट? कि हम मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको मेमोरी मैनेज करते आनी चाहिए। ठीक है। वो हमको जावा प्रोवाइड करता है, मतलब एक्सेप्शंस जो भी आएंगे वो सब जावा हैंडल करेगा एकदम इफिशिएंटली। ओके। हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस क्यों बोला गया है जावा को? क्योंकि वो हमको एक जेआईटी कंपाइलर प्रोवाइड करता है। मतलब एज वो जावा इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, वो हमको एक जेआईटी कंपाइलर प्रोवाइड करता है। जेआईटी मीन्स जस्ट इन टाइम कंपाइलर प्रोवाइड करता है जिससे हमारा परफॉर्मेंस बूस्ट होगा सिस्टम का। ओके। और ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ये एक गार्बेज कलेक्शन एक कंसेप्ट है जावा में
जो क्या करता है, हमको डायनेमिकली मेमोरी मैनेजमेंट करके देता है, हमको एक्सप्लिसिटली नहीं करना पड़ती है। जैसे सीसीपीपी में क्या होता थे, क्या होता है, हमारे पास फंक्शंस होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के, जैसे कैलॉग फंक्शन, मैलॉग फंक्शन, ये सारे फंक्शंस हमको मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज करते थे हम लोग, मीन्स हम उनको एक्सप्लिसिटली उसका कोड करते थे, फिर सिस्टम का परफॉर्मेंस या फिर सिस्टम का मेमोरी मैनेज होता था। लेकिन जावा में क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन नाम का एक कंसेप्ट है, जिसकी वजह से जावा में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जावा का आर्किटेक्चर कैसे होगा, क्या होगा जावा का आर्किटेक्चर, कैसे डेवलपर कोड लिखता होगा या फिर सिस्टम डेवलप करता होगा, और वो कैसे कंपाइल होकर कैसे रन होती होंगी, कैसे आउटपुट मिलता होगा, ये हम जावा आर्किटेक्चर में देखते हैं। पहले देखो कि जावा क्या करता है, जावा डेवलपर क्या करता है, प्रोग्राम लिखता है या फिर कोड लिखता है। कोड लिखने के बाद वो क्या करता है, उसकी डॉट जावा फाइल बनाता है, वही कोड की डॉट जावा फाइल बनाता है। डॉट जावा फाइल बनाने के बाद क्या करता है वो, उसको जावा सी से सेव करता है। जावा सी से सेव करता है मतलब क्या होता है, उसका कंपाइलेशन होता है। कंपाइलेशन होने के बाद क्या होता है, वो फाइल जब कंपाइल होती है तो उसकी हमको डॉट क्लास फाइल मिलती है, मतलब हमको पूरे कोड की, पूरे फाइल की, पूरे फाइल का क्या मिलता है, बाइट कोड मिलता है। बाइट कोड मिलता है मतलब क्या होता है कि हमको 0 और 1 में उसका, उसकी डॉट क्लास फाइल मिलती है। ठीक है, पूरा कोड कन्वर्ट हो जाता है 0 और 1 के फॉर्म में, मीन्स बाइनरी पैटर्न में पूरा कोड कन्वर्ट हो जाता है। और वो डॉट क्लास फाइल कौन एग्जीक्यूट करता है, जावा वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट करता है, मतलब जेवीएम उसको इंटरप्रेट करता है, और नेक्स्ट हमारे सिस्टम को उसका आउटपुट मिलता है। ऐसा ये पूरा प्रोसेस है जावा का आर्किटेक्चर, मीन्स कैसे प्रोग्राम डेवलपर लिखता है और वो कैसे हमको आउटपुट में मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जेडीके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है। जावा डेवलपमेंट किट ये एक ऐसी किट है जिसमें हमको बहुत सारी चीजें देता है। जावा डेवलपमेंट किट एक किट है जिसके अंदर हमको रन टाइम एनवायरनमेंट मिलेगा, कंपाइलर मिलेगा, डिबगर मिलेगा, जावा की एपीआईज मिलेंगी, जावा डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखो जैसे हमने पीछे देखा जावा का आर्किटेक्चर, हम लोग क्या करते हैं कि जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड को हम क्या कैसे फाइल सेव करते हैं, डॉट क्लास से सेव करते हैं, राइट। फिर उसका कंपाइलेशन होने के बाद हमको कौन सी फाइल मिलती है, डॉट क्लास फाइल मिलती है। डॉट जावा फाइल से सेव करते हैं, कंपाइल होने के बाद डॉट क्लास फाइल मिलती है, मतलब वो क्या कहाँ कन्वर्ट होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। और जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, उसको रन करता है। ठीक है, सो हमने पीछे देखा था कि हम जब कोड लिखते हैं वो कोई भी मशीन पे रन होगा, लेकिन कोड कोई भी मशीन पे रन नहीं होगा। जेवीएम क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, लेकिन जो हमको डॉट क्लास फाइल मिल रही है, उसकी जो कंपाइलर कंपाइल करके हमको जो डॉट क्लास फाइल दे रहा है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहेगा। मतलब वो डॉट क्लास फाइल को ही कोई भी सिस्टम पे रन होगा, ना कि डॉट जावा फाइल। ठीक है, अभी हम देखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा। फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा मीन्स क्या, कि जावा को रन करने का या फिर जावा को कोड करने का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो जावा को कोड करने का स्ट्रक्चर क्या है, ये हम सीधे कोड करके देखते हैं। ठीक है, अभी मैं नोटपैड ओपन करती हूँ और नोटपैड में आपको कोड करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखो जब भी हम कोड करते हैं तो हमको एक ध्यान में रखना है कि हमारे जो सिंटैक्स है वो सही होने चाहिए, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और हम एक रीडेबल फॉर्म में कोड करना चाहिए। हमने कैसे कोड करना चाहिए, रीडेबल फॉर्म में कोड करना चाहिए। अभी मैं लिखती हूँ जावा का
स्ट्रक्चर की जावा का प्रोग्राम कैसे स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा और उसको कैसे रन किया जाएगा। ठीक है, अभी हम लिखते हैं। पहले हम लोग को एक क्लास बनानी होगी, तो हमने क्लास को कैसे बनाया, क्लास पब्लिक क्लास। क्लास को क्या किया हमने, पब्लिक कर दिया है। पब्लिक क्लास, अभी हमको देना पड़ेगा क्लास का नाम। तो हम देते हैं हेलो वर्ल्ड। क्लास का नाम हम देते हैं हेलो वर्ल्ड। अभी मैंने ये जो करली ब्रेसेस बनाए, एक मिनट। अभी मैंने ये जो करली ब्रेसेस बनाए, ये करली ब्रेसेस में हमको कोड करना है, राइट। इसके जो कुछ भी लिखना है वो इसके अंदर लिखना है। ठीक है, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, हमने एक क्लास बनाए जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड और उसको रखा पब्लिक। अभी हम मेन फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसमें हम लिखते हैं स्ट्रिंग ARGS, राइट। अभी जैसे हमने बोला था कि हमको कोई भी कोड एक रीडेबल फॉर्म में करना है, ठीक है, तो हमने बराबर उसको एक के नीचे एक अलाइन किया। अभी हम लिखते हैं system.out.println और उसमें हम प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, सो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें हमने इतना किया क्या और क्यों किया इतना, बस ये प्रिंट करने के लिए हेलो वर्ल्ड, सही है। सो द एवरी वर्ड इन दिस कोड हैज स्पेसिफिक मीनिंग। ये कोड ऐसा क्यों लिखा है, इसके लिए ये एक स्ट्रक्चर है जावा प्रोग्राम का, जिसमें हमको कोड, जो जो स्ट्रक्चर है वो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है और उसमें हमको कोड करना होगा, राइट। सो ये ऐसा क्यों लिखा है कि ये हर एक वर्ड के लिए एक मीनिंग है। सो हम ये मीनिंग देखते हैं, पहले इसको रन करके देखते हैं कि हम जावा का प्रोग्राम कैसे रन करते हैं। ओके, हम इसको सेव करेंगे। सेव करते टाइम कैसे सेव करना पड़ेगा, जो हमने क्लास नेम लिया था, जो हमने यहाँ क्लास नेम लिया था वही हमारा फाइल नेम होगा। वही क्या होगा, हमारा फाइल नेम होगा hello world डॉट जावा। ये हमारा फाइल नेम होगा और हम इसको बोलेंगे सेव डॉट जावा। ये एक्सटेंशन से हम लोग उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम उसको रन कैसे करेंगे, CMD ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में हमारा प्रोग्राम है डेस्कटॉप पे, तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद जैसे हमने पीछे के स्लाइड में देखा था कि प्रोग्राम रन करते टाइम में हमको पहले कंपाइल करना पड़ेगा, फिर प्रोग्राम इंटरप्रेट होगा। तो कंपाइल कैसे करेंगे, जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। ये हुआ कंपाइलेशन। कंपाइलेशन होने के बाद अगर एरर्स होंगे प्रोग्राम में, तो वो यहाँ कंपाइलेशन के बाद डिस्प्ले होंगे और प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, आउटपुट नहीं आएगा। और अगर एरर्स नहीं रहे तो हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जावा एंड फाइल नेम। देखो, आ गया हमारा आउटपुट। आउटपुट क्या आया, हेलो वर्ल्ड। हमने क्या प्रिंट किए थे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किए थे और बराबर कमांड प्रॉम्प्ट में हमको आउटपुट मिल गया हेलो वर्ल्ड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आईडीज है बहुत सारे, तो हम इसमें क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं, नोटपैड में क्यों कर रहे हैं, उसको CMD में क्यों रन कर रहे हैं। कॉज ये बहुत जरूरी है समझना कि जावा कैसे कंपाइलेशन हो, जावा में कोड का कैसे कंपाइलेशन होता और फिर उसका इंटरप्रिटेशन किस तरह होता है। ये समझने के बाद हमको ये देखे, जैसे जैसे कंपाइलेशन होगा और जैसे इंटरप्रिटेशन होगा, उसके बाद समझ आएगा कि हमारा आउटपुट क्या है और हमको कैसे
किस तरीके से एरर्स आ रहे हैं और किस तरीके से हमने उनको इंटरप्रेट करने चाहिए। लेटर, अगर अगर हमें ये चीजें समझ आ चुकी है तो हम फिर आईडीज यूज कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द आईडीज यूज किए जाते हैं, वो है इंटेलिजे आइडिया और इक्लिप्स। ओके, अभी हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जस्ट अ सेकेंड। अभी हमने देखो ऐसे लिखा था पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, सही है। तो पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड जो हमने लिखा था, तो पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड क्यों लिखा था। अब अगर हमको कोई भी जावा का प्रोग्राम लिखना है तो हम वो एक क्लास में ही लिखेंगे। एवरी जावा प्रोग्राम स्टार्ट्स विद अ क्लास। कोई भी जावा प्रोग्राम एक क्लास से स्टार्ट होगा। फिर जो हमारा क्लास का नेम है, जैसे यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड दिया था, तो जो हमारा क्लास का नेम है सेम वही हम लोग कंपाइलेशन के टाइम लिखेंगे। मीन्स उस फाइल नेम वही सेम देंगे, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। ठीक है। हमने पब्लिक लिखा था क्लास के पहले, ठीक है, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड लिखा था, लेकिन क्लास देना चाहिए या फिर उसका नाम लिखना चाहिए, वही नाम सेव करना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन फिर पब्लिक क्यों। वो एक एक्सेस मॉडिफायर है। तुम रिस्ट्रिक्शंस भी दे सकते हैं और तुम नहीं भी दे सकते हो रिस्ट्रिक्शंस। तुम प्राइवेट भी रख सकते हो क्लास, तुम पब्लिक भी रख सकते हो क्लास, लेकिन प्राइवेट ये उतने ही फाइल के लिए है। मतलब तुम उसको कहीं और नहीं रन कर सकते हो क्योंकि तुमने उसको क्या करा है, प्राइवेट रखा है। पब्लिक, इट इज एप्लीकेबल एनीवेयर, इट इज एक्सेसिबल एनीवेयर। और करली ब्रेसेस दिए थे हमने उसके बाद। तो करली ब्रेसेस का क्या मतलब होता है कि वो एक क्लास है, वो एक ब्लॉक है, उसके अंदर जो कोड तुमको एग्जीक्यूट करना है, जो रन करना है, वो तुम वो ब्लॉक के अंदर लिखो, इसलिए हम लोग क्या देते हैं, करली ब्रेसेस देते हैं। उन करली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। सो अब इसका क्या मतलब होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये एक प्री डिफाइंड स्टेटमेंट है जावा का, जो कि मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या मतलब क्या, कि वो एक एंट्री पॉइंट है जावा का, जहां से जावा का एप्लीकेशन रन होगा। ठीक है। उसके अंदर हमने लिखा था system.out.println, मतलब हमको एक्चुअल में क्या प्रिंट करना था, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था। वो हमने कहाँ लिखा, फिर मेन फंक्शन के अंदर लिखा। मेन फंक्शन के अंदर लिखने के बाद क्या हुआ कि वो मेन फंक्शन जो एंट्री पॉइंट है, वो एंट्री पॉइंट से अंदर गया और उसने जावा कंपाइलर ने वो चीज कंपाइल की, उसकी डॉट क्लास फाइल क्रिएट की। डॉट क्लास फाइल क्रिएट करने के बाद उसका बाइट कोड जनरेट हुआ और बाइट कोड जनरेट होकर जेवीएम ने उसको कंपाइल किया। ठीक है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का क्या मतलब होता है। सिस्टम ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का, जिसमें आउट ये एक स्टैटिक मेंबर है वो सिस्टम का, जो क्या करता है, आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स हमको जो प्रिंट करना है वो आउट ये स्ट्रीम से, आउटपुट स्ट्रीम से प्रिंट होता। और प्रिंटलन क्या है, ये एक कमांड है, ये एक प्रिंट का मैसेज देती है। प्रिंट मीन्स क्या, प्रिंट करना, और एलन मीन्स क्या, न्यू लाइन। प्रिंट एलन क्या करता है, न्यू लाइन पे उसमें जो भी हमने कमांड दी या फिर जो भी मैसेज दिया वो हमको प्रिंट करके देता है। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि पिलर्स क्या है जावा के। मीन्स जावा क्यों इतना फेमस है, जावा क्यों इतना यूज किया जाता है, ये तो हमने देखे ही। लेकिन मेन जावा में क्या है, जावा किस चीज पे खड़ा है, ये देखते हैं। ज, जैसे हमने बोला था, जैसे हमने देखा था पहले कि जावा ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मतलब इस जावा में क्या होता है कि सब चीजें ऑब्जेक्ट्स ट्रीट किए जाती है। ओके। सो इसके मेन चार पिलर्स है जावा के। जो पहला है वो एनकैप्सुलेशन है, दूसरा है वो पॉलीमॉर्फिज्म है, तीसरा है वो इनहेरिटेंस है, और चौथा है वो एब्स्ट्रैक्शन है। सो हम देखते हैं शॉर्ट में कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एकदम शॉर्ट में बोला जाए जाए तो एनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है
कि हम लोग कुछ चीजें जो हमको जरूरी नहीं है वो चीजें हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। मतलब उनको क्या करते हैं, रैप कर देते हैं। वो डेटा को क्या करते हैं, एक सिंगल यूनिट में रैप कर देते हैं। इसको बोला जाएगा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। मतलब हम अननेसेसरी डिटेल जो यूजर्स को नहीं दिखानी है, वो डेवलपर्स क्या करते हैं, वो अननेसेसरी डिटेल्स जो डेवलपर्स को नहीं दिखानी है वो क्या करके रखते हैं, हाइड करके रखते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या, वन इंटरफेस एंड मेनी फॉर्म्स। मतलब उसमें क्या होगा, एक्शन सिंगल होंगी लेकिन तरीके अलग अलग होंगे। ठीक है। ये मेन फीचर है जावा का, कि सिंगल एक्शन को करो डिफरेंट डिफरेंट वेज से। ठीक है। उसके दो टाइप है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म is also known as method overloading and runtime polymorphism is also known as method overriding. Okay. Next one is inheritance. इनहेरिटेंस मतलब क्या, जैसे हम जानते हैं कि हम किसी की तो प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं। जैसे हम अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं, वैसे इनहेरिटेंस की वजह से जावा को क्या मदद होती है कि कोड रीयूज होता है। एक पेरेंट है, हमने एक पेरेंट बना दिए और उसके मल्टीपल चाइल्ड्स बना दिए, रादर देन हर एक पेरेंट का हर एक चाइल्ड बनाने की जगह हमने एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड्स बना दिए। सो इससे क्या होगा कि कोड रीयूज होगा। मतलब हमको एक ही एक कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। इससे मेमोरी मैनेजमेंट भी होगा, कि मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। अलग अलग वेरिएबल्स को, अलग अलग चीजों को अलग अलग मेमोरी अलॉट नहीं होंगी। ये एक मेन रीजन है इनहेरिटेंस का, कि हम लोग रीयूज कर सकते हैं कोड को। और वो कैसे करेंगे, तो वो एक्सटेंड कीवर्ड से होता है। ठीक है। जब हम इनहेरिटेंस देखेंगे तब हम इसको फुल डिटेल में देखेंगे, सारी चीजों को फुल डिटेल में देखेंगे। ओके। सो नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग क्या करते हैं, नेसेसरी फीचर जो है वो रहने देते हैं और बाकी का हाइड कर देते हैं। जो अन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है उनको हाइड कर देते हैं। जो यूजर के जरूरत का है उतना ही उसको दिखाते हैं, बाकी का हम हाइड कर देते हैं। ये किस चीज से हम अचीव कर सकते हैं, ये हम अचीव कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से या फिर इंटरफेसेस से। ओके। सो अभी जो ये जो था, मतलब फुल स्टैक अभी तो एक साथ में इतना तो नहीं ये हो पाएगा, लेकिन जो था वो डेमो, एज अ डेमो था कि हम चीजें क्या करने वाले हैं, कैसे स्टार्ट करने वाले हैं एंड ऑल। अभी अगर आपको बोलना चाहूँ तो आप अगर मीन्स यहाँ ये कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ डिटेल्स देना चाहती हूँ। जैसे कि अब आपने क्यों एनरोल करना चाहिए ये कोर्स, आपने यहाँ ही क्यों करना चाहिए। टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ जब एक स्टूडेंट लर्न करके जाता है या फिर ट्रेनिंग लेके जाता है तो वो स्किल्ड बन जाता है, वो जॉब रेडी हो जाता है, वो उसके एक करियर की और फोकस्ड रहता है। उसको हम एक ऐसा वे देते हैं जिससे वो अपना एक प्रोफाइल या फिर अपना एक पोर्टफोलियो बना सके। सो हु आर वी आर the excellent tech professionals of TechnoBrilliant. We provide you a skilled job ready skills which will be used you in later in your own career growth or your industry purpose. Then we have 10 plus year of industry aligned teaching trainers
who gives you industry experience as well as who train you at your own perspective in your own personal domains. Latter मीन्स जो भी स्टूडेंट यहाँ से ट्रेन होके जाएंगे वो अपने डोमेन में अपना करियर करेंगे और वही पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है. वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग मीन्स जब एक्सपर्ट्स या फिर मेंटर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो वो आपको एक हैंड्स ऑन लर्निंग पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं कि प्रोजेक्ट्स कैसे होने चाहिए, आपके आपका रिज्यूमे आप कैसे बिल्ड कर पाओगे और आपका पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए, आप मॉक्स कैसे सॉल्व करोगे, आप कैसे कोड करोगे, या फिर आपको जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं हैकर रैंक लीड कोड, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते तो वो कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये सब आपको यहाँ दिया जाएगा, आपको यहाँ सिखाया जाएगा. ओके, सो दिस इज why you should choose Technobrilliant only, because the main aim of Technobrilliant is to bridge the gap between education and employability. एजुकेशन में क्या होता है, जब हम लोग एजुकेट होते हैं तब या फिर जब हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं तब हम लोग को क्या होता है कि बस बेसिक नॉलेज होता है या फिर हम लोग को बस थेरोटिकल नॉलेज होता है. और कंपनीज या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको क्या चाहिए होता है कि एक स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए होता है जिसको थेरी नॉलेज तो चाहिए ही बट उसको प्रैक्टिकली भी वो एक्सपर्ट हो ऐसा. सो हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को उस उस वे से ट्रीट करते हैं जिस वे से वो एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सके या फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा एम्प्लॉय बोल के काम कर सके. वी हैव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ट्रेनर्स. Practical hands-on project-based learning is provided here. So you can means if you need to develop any software, so you can develop it after reaching out this course or after joining this course. After your course, you are fully ready that you can develop your own way of softwares or your own softwares which you are getting in your minds. और क्या प्रोवाइड करता है टेक्नोब्रिलियंट? टेक्नोब्रिलियंट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस का सपोर्ट देता है. इफ अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑनलाइन कर सकते हो. अगर आप ऑनलाइन सेशन पे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो जब भी आपको टाइम मिले आप रिकॉर्डेड सेशंस देख देख सकते हो. इतना सारा सपोर्ट आपको टेक्नोब्रिलियंट प्रोवाइड करता है. पर्सनलाइजिंग मेंटर्स एंड करियर्स काउंसलिंग. मेंटर्स को आप पर्सनली अप्रोच कर सकते हो अगर आप कहीं स्टक हो रहे हो तो. और करियर काउंसलिंग जैसे आपको अगर पाथ नहीं मिल रहा है, आपको एक वे नहीं मिल रहा है कि आपने कहाँ से आपका करियर स्टार्ट करना चाहिए, आपने कैसे एक वे रखना चाहिए कि आपने आपको कहाँ जाना है, कौन सी चीज टेक्नोलॉजी अभी चल रही है मार्केट में, क्या डिमांडिंग है, ये सब आपको जानना है तो ये भी टेक्नोब्रिलियंट आपको प्रोवाइड करता है. Job placement support, of course, it is most important. Job placement support, resume building and mock interviews. ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें आपका करियर स्टार्ट करने के लिए जो है ये है जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट. आपका एक रिज्यूम होना चाहिए, आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए, आप बोल पाओ, आप कम्युनिकेट कर पाओ, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपके इंटरव्यूज आप मॉक इंटरव्यूज दे पाओ, ये सब में आपको टेक्नोब्रिलियंट हेल्प करता है. सो व्हाट कोर्सेज डज टेक्नोब्रिलियंट ऑफर? क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करता है टेक्नोब्रिलियंट? सेल्फ फोर्स डेवलपमेंट, AWS, कोर एंड एडवांस जावा, फुल स्टैक जावा प्रोवाइड करता है, फुल स्टैक पाइथन प्रोवाइड करता है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेटाबेस डेवलपमेंट, PHP प्लस वेबसाइट डेवलपमेंट, SAP, सिस्को, क्लाउड कंप्यूटिंग, लिनक्स प्रोग्रामिंग, एंगुलर JS, ये सब कोर्सेस
टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करता है. You should enroll in these courses if you are interested in such a one course. If you are interested in Java, you should enroll for Java development. If you are interested in Salesforce development, you should enroll for it. If you are interested in data science and data analytics, you should enroll for it. If you are interested in Python, also it is best you should enroll for it. क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर आपको लिनक्स प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है या फिर रेड हैट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप वो भी एनरोल कर सकते हो. सो आपको ये क्वेश्चन होगा कि फिर यहाँ पे टीचिंग मेथोडोलॉजीज क्या है, टेक्नो ब्रिलियंट की टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है. देखो, पहले हम लोग तो कंसेप्ट बताते हैं कि आपको पहले वो कंसेप्ट समझे कि वो कंसेप्ट में क्या है, वो कंसेप्ट क्यों है और वो कंसेप्ट किस लिए है. ये जब आपको समझ जाए फिर हम आपका उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं. मीन्स समझो, एक कंसेप्ट है ओओपी. ओओपी एक कंसेप्ट है जावा की जिसमें आपको बहुत सारे पिलर्स है जैसे अभी हमने देखा. उसके अगर एक कंसेप्ट है इनहेरिटेंस, अगर वो कंसेप्ट आपको समझ गई तो हम उस पे प्रोग्राम्स देते हैं, प्रोग्राम्स पढ़ाते हैं. प्रोग्राम समझ आ जाने के बाद उस पे कुछ असाइनमेंट्स होती है. असाइनमेंट्स होने के बाद जब भी आपका मंडे टू फ्राइडे हो जाता है तो वीकेंड पे सैटरडे के दिन असेसमेंट्स होते हैं. असेसमेंट्स में कुछ असेसमेंट एमसीक्यू होती है और कुछ प्रैक्टिकल बेस होती है. ओके. उस असेसमेंट से आपका स्कोर, आपका परफॉर्मेंस और आपको कितना समझ रहा है ये हम लोगों को समझ आता है. वो समझने के बाद हम उस पर वर्क करते हैं कि आपको उस अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो हम आपका स्कोर बिल्डअप कैसे कर पाए. ठीक है. अगर आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो या ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो हम आपके प्रैक्टिकल सेशन ये सब ऑफलाइन लेते हैं. ऑनलाइन में पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन में नहीं पढ़ रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. ठीक है. प्रैक्टिस थ्रू कोडिंग टास्क, जो भी हम लोग तो ज्यादातर थ्योरी पे फोकस नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल सेशंस यहाँ पे ज्यादा होते हैं ताकि आप कोड कर पाओ. कुछ कुछ स्टूडेंट्स या फिर कुछ कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनको कोड करने से डर लगता है, जिनको कोडिंग नहीं जमती है. तो गलत हो तो सही, कोई बात नहीं, हम लोग गलत भी हो तो कोई बात नहीं, हम लोग उनको ट्रेन करते हैं. और इतना कि 5 to 6 months में वो स्टूडेंट या फिर वो मेंबर वो चीज करने के लिए अब बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है. वो अपने आप वो चीजें करने लगता है और उसको कोड भी करने आते हैं, वो प्रोजेक्ट्स भी डेवलप करना सीख जाता है. गेट mentored one to one. You should call them, you should reach out them whenever you stuck. No worries at all. मॉक इंटरव्यूज होते हैं, करियर सेशंस होते हैं कि आप, ठीक है, अब आप पढ़ तो रहे हो, आप कर तो रहे हो, आप सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर पा रहे हो, आपके पास नॉलेज भी बहुत सारा है, आपको समझता भी है सब, आपको आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर है. लेकिन जब आप इंटरव्यूज में बोल ही नहीं पा रहे हो तो एवरीथिंग विल बी बेस्ट. हम लोग मॉक इंटरव्यूज भी प्रिपेयर करा के लेते हैं, करियर सेशंस भी देते हैं. ये ओवरऑल ओवरऑल लर्निंग मेथोडोलॉजी है टेक्नो ब्रिलियंट की. ओके. अगर आपको कोई कोर्स एनरोल करना हो प्लीज गेट इन टच विथ अस from our website, from our email, or you can directly contact with these phone numbers, or you can directly visit to our institutes at this same address. ये दोनों एड्रेस है इंस्टीट्यूट के, आप यहाँ एक तो यहाँ विजिट कर सकते हो डायरेक्टली, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप कॉल करके रीच आउट कर सकते हो. थैंक यू. जस्ट बी कनेक्टेड, विजिट अस. थैंक यू.